नीम आ जाएगा, ठीक है। तो इट वाज बेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, है ना, ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। बेटा रेड ब्लड सेल्स नहीं होता हमारा ब्लड जो है, अगर आप कभी किसी के खून चोट लगी होगी, खून भाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन थैलस का मतलब होता है उनकी बॉडी कैसे दिख रही है ना, बड़े हैं छोटे हैं, ठीक है, और उनको फिर प्लांट यूटिलाइज करते हैं। तो अब देखो एक प्रॉब्लम आ सकती है भाई। एवरीवन, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर आप नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका ये चैप्टर है विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर यू। ये स्टेटमेंट हम पहले क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम आपको टॉपिक वाइज बताते चलेंगे। और डेफिनेटली ये जो आपकी नोट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुली ये नोट्स हमने क्रिएट की है। सो ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पहला काम आपको यही करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दी है उसको पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। फिर यहाँ पे हम जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको दिख जाएगा नोट्स शेयर्ड बाय निकिता मैम एंड यू विल बी एबल टू सी दैट नोट्स, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी, तुम आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसे मैंने ऑलरेडी रिटन कंटेंट में मेनली रखा हुआ है, ठीक है। उसके दो रीज़न है कि पहला तो वन शॉट में अगर हम लिख के पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगा, और दूसरा तुम लोग को क्लैरिटी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आए और हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासेस की, ठीक है। सेकेंड काम जो आपको करना है वो है वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को तुरंत कर देना है, ठीक है, क्योंकि मेरा प्लान बहुत तगड़ा है जो कि अभी हम तुम्हें बताएंगे नहीं। ये वाला लेक्चर अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, फिर उसमें बताएंगे तुम्हारा क्या प्लान है हमारा 11th वालों के लिए, ठीक है। चलो भी बता देते हैं। मेरा प्लान है कि तुम लोग का विद इन दिस मंथ हम सारे चैप्टर के वन शॉट रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दें, ठीक है, विद नोट्स। कि अगर आप किसी भी स्कूल में, इंडिया के किसी भी कोने में हो, इवन आउट ऑफ इंडिया हो, तो आप ये लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट निकालो अपनी क्लास 11 का, एक साथ आप पूरे अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो तो साथ में आपको नोट्स मिल जाएगी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो बस इतनी सी कहानी है, मतलब जो भी कुछ है तुम्हारे लिए बहुत धमाकेदार है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हमारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी हमारी शुरुआत हुई है, हाँ, कहानी हमारी शुरुआत हुई है क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं। अब इतने सारों को अगर हम एक एक करके पढ़ने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई कर करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। यही हमारा क्लासिफिकेशन है। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में भी क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, कर ही रहे हो ना, हर चीज़ में आप कपड़े में करते हो, बुक में करते हो, नोट्स में करते हो कि हमारी रफ कॉपी, हमारी फेयर कॉपी, ऐसे करके आप क्लासिफिकेशन करते हो। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करना है, ठीक है। तो देखो पहले का जो लोगों का जिंदगी था ना, बहुत ही चिल था। कुछ खास क्लासिफिकेशन वगैरह साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था। एक हमारे एरिस्टोटल बाबा है, उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उठा के दो में ग्रुप में डाल दिया। एक उन्होंने बोल दिया कि भाई एक तो हमारे प्लांट होंगे और दूसरे हमारे होंगे एनिमल, ठीक है। तो किंगडम नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ उन्होंने प्लांट और एनिमल ग्रुप में उठा के डाल दिया, और प्लांट को उठा के 3 में क्लासिफाई कर दिया, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स जो सबसे छोटे हैं, ट्रीज जो एकदम बड़े वाले हैं, श्रब उनसे छोटे वाले, ठीक है, जो देख के हम बता सकते हैं। जैसे हर्ब देखो, पुदीना हो गया, ये सब हो गया। श्रब में आपके रोज आ जाएंगे, तुलसी आ जाएंगे। ट्रीज में आपका मैंगो और नीम आ जाएगा, ठीक है। तो इट वॉज बेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, है ना, ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। इन्होंने एनिमल्स देखा, तो एनिमल को इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप में डाल दिया। एक डाल दिया कि जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास नहीं है। जिनके पास रेड ब्लड है उनको इनीमिया बोल दिया, जिनके पास नहीं है उनको अनीमिया बोल दिया। मतलब अब्सेंट, मतलब इनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास बेटा रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, हमारा ब्लड जो है, अगर आप कभी किसी के खून चोट लगी होगी, खून भाई होगा, है ना, तो आपके क्या होता है, रेड कलर ब्लड निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में आरबीसी पाए जाते हैं। तो जिसके भी बॉडी में आरबीसी पाए जाते हैं वो सारे के सारे रेड ब्लड ग्रुप ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और जिनके बॉडी में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं उनको हम नो रेड कलर ब्लड ग्रुप बोल देंगे। जैसे रेड ब्लड में हम लोग आ जाएंगे, हम लोग मैमल्स में हो गए, लिजर्ड हो गए, ब्लड हो गए, फिश हो गए, इनके सबके ब्लड रेड होते हैं। और अगर अब्सेंस ऑफ ब्लड आरबीसी की हम बात कर ले तो हमारे पास यहाँ पे दो आ जाएगी, एक हार्ड बॉडीड आ जाएगा, एक सॉफ्ट बॉडीड आ जाएगा। हार्ड बॉडीड एनिमल आपको पता है, इंसेक्ट को अगर आप टच करो, सॉफ्ट वाले में आप मोलस्कस उठा लो, ठीक है, हैव यू सीन दोज सेलफिश, जेलीफिश, ठीक है। ये देखो शेलफिश है, ये तुमको देख के लग रहा होगा अरे शेल है, ये तो हार्ड बॉडीड में आना चाहिए, बट शेल इज एक्चुअली नॉट उसका बॉडी, वो बस उसकी कवरिंग है। शेल के अंदर से ऑर्गेनिज्म तुम शेलफिश को निकालोगे, बहुत सॉफ्ट सी होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको सॉफ्ट बॉडीड में तुम इसको सेलफिश डाल दोगे और आपका जेलीफिश तो आ ही जाएगी, जेलीफिश तो आपको देख के ही लग रहा है। तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, उन्होंने प्लांट उठा लिया, एनिमल उठा लिया, प्लांट को उठा के हाउस ऑफ ट्री में डाल दिया, एनिमल को उठा के एनीमी में डाल दिया, बात खत्म, ठीक है। और इनका जो मॉर्फोलॉजी बेसिस था वो बहुत एकदम सिंपल सा मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको हमने दिया, लिनियस बाबा ने दिया 1758 में दिया। इन्होंने क्या किया कि एक किंगडम प्लांटे में एक दूसरा किंगडम किंगडम एनिमलिया, इन्होंने ये दोनों ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को पूरे उठा के क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। देखो यहां से हमारा किंगडम वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। इसके पहले उन्होंने 2 किंगडम को बोला भले था, लेकिन उन्होंने मतलब 2 नेम भले दिए प्लांट और एनिमल, बट उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं किए, ठीक है। सो ये इस चीज को ध्यान देना, अक्सर बच्चे एरिस्टोटल को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी कि उसमें जो प्रोकैरियोट थे और जो यूकैरियोट थे, ठीक है, ये सारे के सारे उठा के एक ही ग्रुप में मिक्स हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लांट और एनिमल सिर्फ 2 को ही उन्होंने उठा के ग्रुपिंग डिवीजन की थी। इन्होंने कहा था कि जिसके जिसके पास सेल वॉल होगा वो प्लांट में चला जाएगा, जिसके जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा एनिमल में चला जाएगा। अब भाई सेल वॉल तो बैक्टीरिया के पास भी है, सेल वॉल तो आपकी फंजाई के पास भी है, बैक्टीरिया हमारी प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया का कुछ ऐसा आपका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको तुम्हें बनाना नहीं है, बस दिखाने के लिए मैंने बताया। इनका पूरा देख रहे हो, जेनेटिक मैटर पूरे उसमें फैला हुआ है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो इनका जो बेसिस था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमारे कंबाइन करके एक ही ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम हो गई, ओके। अब हम आते हैं, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने आया, उन्होंने बोला कि यार देखो ये सही नहीं दे रहे, एक काम करते हैं। अच्छा, एक इनका और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ड्रॉबैक का मतलब है कि क्या चीज़ें नहीं कर पाई, क्या चीज़ इनमें कमी थी। दूसरी चीज़ें इनकी वजह से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक में ही आके क्लब हो गए, जैसे क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है। व्हाट इज दिस? This is unicellular algae. And what is this? These are multicellular algae. ठीक है, तो अब देखो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक में हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखो क्लासिफिकेशन का पॉइंट ही क्या है कि भाई जो मेजर चीजें होती हैं उसके बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बने, ठीक है। अब आप यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक में उठा के डाल दे रहे हो, प्रोकैरियोट को उठा के एक में डाल दे रहे हो, यूकैरियोट को उठा के प्रोकैरियोट के साथ डाल दे रहे हो, ये सब बहुत गलत क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इनका 2 चीजें इनके ड्रॉबैक हैं जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएगा कि उन्होंने कंबाइन कर दिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के साथ, और दूसरा इन्होंने क्या किया, क्लैमाइडो यूनिसेलुलर को उठा के कर दिया मल्टीसेलुलर के साथ कंबाइन, ठीक है। ये इनकी प्रॉब्लम हो गई। फिर सबने कहा, फिर आगे हमारे पास और एक और चीज़ है क्या बात है, एक एक पॉइंट आते जा रहे हैं। हाँ, एक और इनकी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम्हारे पास सेल वॉल है तुम एक ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। फंजाई के पास भी सेल वॉल है, बट फंजाई खुद से अपना खाना नहीं बना पाता, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है। एल्गी के पास भी सेल वॉल है, बट वो तो ऑटोट्रॉपिक है। हायर प्लांट के पास सेल वॉल है, बट वो तो ऑटोट्रॉपिक है। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक को सेम में डाल दिया। मतलब इट्स लाइक कि हमारा क्लासिफिकेशन ऐसा हो कि जो रोजगार लोग हैं उनको बेरोजगार की कैटेगरी में डाल दें, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक वाले बेचारे मेहनत कर करके अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उनकी कोई इज्जत ही नहीं की, उठाकर डम कर दिया हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक कौन सा हमारे पास है? फंजाई, ठीक है। याद रखना, हेट्रोट्रॉपिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक हमारे पास ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ये देखो फंजाई कहाँ, ये एक बताओ सूखा मरेला सा लग रहा है, एक हरा भरा लग रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है प्लांट में, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, हमें किसी के साथ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो कि हम इसके पहले आएंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। सो हियर इज वन थिंग यू नीड टू नोट डाउन विच इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाई हैकल। हैकल ने क्या किया, इन्होंने 3 किंगडम दिया। इन्होंने कहा कि चलो एक और किंगडम दे देता हूं, प्रोटिस्टा, और इन्होंने दे दिया आपका प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो जो ऑटोट्रॉपिक है सारे को प्लांट में डाल दो, सेल वॉल प्रेजेंट है,
और जो आपके हेटेरोट्रॉपिक है और सेल वॉल एब्सेंट है उनको उठा के एनीमिलिया में डाल दो, और जितने भी बाकी बच रहे हैं, ठीक है, उनको सबको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो। मतलब इनका कंक्लूजन था इट्स लाइक अ डस्टबिन बैग, कि जो इन दोनों में फिट ना हो उठा के इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये इनकी थोड़ी सी समस्या थी, बट चलो काफ़ी हद तक इन्होंने सॉल्व कर लिया था। फिर हमारे पास आया 5 फिल्म क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, हमारे आर.एच. व्हिटेकर बाबा ने दिया था 1969 में, और यही हमारे सिलेबस का मेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे में हम इनके जो 5 फिल्म क्लासिफिकेशन थे उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक एक किंगडम को करके उसके फीचर्स क्या है, उसके मेंबर्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वही हमारा पूरा चैप्टर, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास 5 आ जाते हैं। हमारे पास आ जाता है मोनेरा, एक हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनीमिलिया, ये हमारे पास 5 चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करोगे, आप कुछ ना कुछ तो दिमाग में रखोगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप 2 पेन को इधर उधर साइड में रख रहे हो तो यू विल हैव द माइंड कि नहीं मेरे को ब्लू वाली अलग रखना है, ब्लैक वाली अलग रखना है, या फिर खत्म हो गई अलग रखना है, कि जो चल रही वो अलग रखना है। तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ सेट ऑफ डिवीजन होता है जिसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हो। उसी तरीके से जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर थे, उनके माइंड में क्या था, उन्होंने पहली चीज़ तो देखा सेल का स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आपकी सेल है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी सेल जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। बाकी प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का आप जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ोगे सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपके माइंड में बस 2 चीज होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक बहुत ही गरीब सेल है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड सेल है, उनके पास न्यूक्लियस ढंग से नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक अच्छी डेवलप्ड सेल है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज उन्होंने देखा कि भाई जो सेल का स्ट्रक्चर है वो आपका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, विच वाज वेरी फेयर थिंग टू डू। लुक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब होता है उनकी बॉडी कैसे दिख रही है ना, बड़े हैं, छोटे हैं। थैलस बेसिकली टर्म यूज किया जाता है जब प्लांट बॉडी में क्लियर ही ना हो कि उनकी रूट कौन सी, शूट कौन सी। जैसे एल्गी आप देख लो, ऐसे आपके फर्श पे जमीन पे कहीं पे उगी रहती है, उसमें ना तुमको लीफ समझ आती है ना रूट समझ आती है, कुछ समझ नहीं आती है। तो ऐसे को हम थैलस टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, ठीक है। इसी को कभी कभी तुम्हारे एमसीक्यू में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करके आता है, तो जानना है थैलस ऑर्गेनाइजेशन ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, खाना कैसे खाते हैं, क्या खुद से खाना खा पा रहे हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक हैं, या किसी और पर डिपेंडेंट हैं तो हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, मतलब वो डिवाइड कैसे कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि आपका जो है किससे उनके पूर्वज कौन है, ठीक है। जैसे अगर हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस बैक किया जाएगा तो हम लोग बंदर से मैच करेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमें काफ़ी क्लैरिटी आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इन्होंने क्या क्या 5 किंगडम डाले, एक इन्होंने मोनेरा, एक इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनीमिलिया। अगर आप देखो तो हमारे पास 5 हो गया है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनीमिलिया, प्लांटे, जिसमें से ये आप लोग पढ़ोगे चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में, ये पढ़ोगे चैप्टर 4 के अंदर डिटेल में, ये पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। बट मोनेरा भी कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा पढ़ोगे सेल चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपको प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 2 चीज़ें, ये भी मोनेरा भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बट मोनेरा का कुछ पार्ट तुम्हारा सेल में भी है, जैसे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक, क्योंकि मोनेरा के अंदर मेनली फंजाई आता है, तो उसको सॉरी एल्गी बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया को हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये टेबल है, ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, बड़ी अतरंगी टेबल है। अब यहाँ पे देखो सबसे बोला गया है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होती है, इसके अलावा देखो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, देखो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट का मतलब ही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और यूकैरियोट का मतलब ही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों तो अपने आप ही याद हो गई। सेल वॉल क्या होता है, एनिमल को छोड़ दिया जाए, ठीक है। देखो एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है प्लांट से। प्लांट में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है प्लांट में। उसी जगह पे अगर हम बात कर लें फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है बेटा वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और या फिर थोड़े बहुत उसमें पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं।
प्रोटिस्टा में किसी किसी में सेल वॉल होती है, किसी किसी में एब्सेंट होती है। हम डिटेल पढ़ेंगे तो किसी में एब्सेंट होती है, हम लोग उसको पढ़ ही लेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारी मोनेरा आ गया। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, मतलब सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड। इसी को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड हमारा मिलके प्रोटीन बना देता है, इसी को हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। और ये आपका सेक्राइड मिलके ग्लाइकेन बनाता है, किसी को पेप्टाइडोग्लाइकेन बोला जाता है नॉर्मल टर्म में, ठीक है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे सेलुलर है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली इनमें पाए जाते हैं। यहां से हमारा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ह्यूमंस में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम आता है, मतलब हमारे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम आता है, बाकी तुम्हें कहीं पे ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलेगा, है ना। जैसे प्लांट्स के अंदर तुम्हें अलग से नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आपका सिर्फ ऑर्गन तक होगा, यहाँ पे अपने पास ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोनेरा के अंदर देख लें तो मोनेरा आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। खाना बनाने के दो तरीके हैं, एक आप लाइट को हेल्प ले लो तो उसको बोल देते हैं फोटोसिंथेटिक, या फिर अगर आप केमिकल का हेल्प लेके खाना बना लो, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लो, तो उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो जाता है आपका हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब जब किसी पे डिपेंड, अपना खाना खुद ना बना सको। तो अगर आप अपना खाना खुद नहीं बनाओगे तो आपके पास क्या तरीका हो? दो तीन तरीका होगा। किसी को पकड़ के मार के खा जाओ जिंदा, उसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। या फिर कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर बैठ के सिर्फ न्यूट्रिशन लेते रहो, उसकी जान मतलब, उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई डेड एंड टिकेइंग सड़ी गली चीजें पड़ी, ब्रेड है, लकड़ी है, उसके ऊपर फीड कर लो, ठीक है। तो वही यहाँ आ जाता है, सेप्रोफाइट आ जाता है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, पैरासाइट आ जाते हैं जो कि हमारे लाइव ऑर्गेनिज्म पे आपके फीड करते हैं। प्रोटिस्टा में अगर आप देखो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक होते हैं या तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और खैर इसमें दोनों ही हो जाते हैं बहुत बार प्रोटिस्टा में। इनको मिक्सोट्रॉपिक बोला जाता है, कुछ कुछ इसके मेंबर जो कि दोनों ही कर लेते हैं, सारे नहीं बट कुछ कुछ कर लेते हैं। फंजाई हमारे हेटरोट्रॉपिक हैं, इनमें ऑटोट्रॉपिक का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे या तो किसी लाइव ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, ठीक है। प्लांटे हमारे ऑटोट्रॉपिक है, ये हमारा हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक में हम लोग में क्या है? हम लोग होलोजोइक हैं। एनिमल किंगडम क्या है? एनिमल किंगडम होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है होल फूड हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर में फूड को ब्रेक डाउन करके सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं हम एब्जॉर्व करते हैं, पूरा खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं होलोजोइक, मतलब होल फूड को इनटेक करना। बाकी ऐसे नहीं होते, जैसे फंजाई वगैरह होते हैं वो बाहर किसी खाने पे अगर उनका जो खाना है उसमें बैठेंगे, उसको बाहर ही ब्रेक डाउन करेंगे, जो उसका न्यूट्रिएंट होगा सिर्फ उसको लेंगे, दे डोंट टेक होल फूड, ठीक है। सो दैट इज इन दैट सेंस उनको हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है भाई हेटरोट्रॉपिक हो, ठीक है। तो ये वाली टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा आपको कहाँ लग रहा है फीलिंग? ये वाले में लग रहा है ना, मोनेरा वाले में। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोनेरा के पास मैक्सिमम टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मोनेरा के पास हमारे पास क्या है? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, ठीक है। यहां पे लिख दे रहे हैं मोनेरा हैव मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी मैक्स इसके पास मोनेरा के पास है, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम की क्या क्या आ जाता है। मोनेरा किंगडम में जो मेन आ जाते हैं वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, यही हमारे मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप एक मुट्ठी भर एक मिट्टी बिठा लो ना, उसमें आपको हज़ारों बैक्टीरिया मिल जाएंगी। ये हर कंडीशन में रह लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तुम इनको समुद्र के अंदर फेंक दो, हाई प्रेशर हो, या फिर हाईली एसिडिक कंडीशन में डाल दो, या आप किसी भी कंडीशन में उठा कर डाल दो, हर जगह तुमको बैक्टीरिया मिलेगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें से जो बैक्टीरिया होती हैं वो आपकी पैरासाइट होती हैं, बहुत सारी बीमारियां कॉज करती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास मेनली 4 तरीके की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ठीक है। जैसे एक होती है कॉकस। कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी ये देखो राउंड राउंड बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड, ये ऐसे, यहाँ पे स्पोर है इस वजह से स्पून जैसा लग रहा है बट रॉड शेप्ड होती है। विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप, ठीक है। और याद रखना कॉकस वाली जो बैक्टीरिया होती है इसके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं होता, नो फ्लैजेला। बाकी सबके ऊपर आपको फ्लैजेला मिल सकता है, ठीक है। ये स्पोर है जिनके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बस दिखा दिया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये कॉकस बैक्टीरिया जिससे बीमारी होती है, निमोनिया होती है, ठीक है। ये देखो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है,
ये आपकी रॉड शेप बैक्टीरिया जिससे टिटेनस होता है, ठीक है। ये कॉलेरा वाली बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, जो कि हमारी कॉमा शेप्ड की बैक्टीरिया है, देखो कुछ ऐसी लग रही है। सल्मोनेला टाइफी, ये भी हमारी रॉड शेप्ड है। ये देखो स्टेप्टोबैसिलस, ये देखो बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया चेन में अरेंज्ड है, ठीक है। तो बस स्टेफाइलो ऐसे ग्रुप में अरेंज होती है, स्ट्रेप्टो ऐसे लाइन में चेन में अरेंज होती है। देखो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ठीक है। तो ये सारे हैं, इसमें तुमको सारे नहीं लर्न करना है, एक एक दो दो जो मैंने मार्क किए वही लर्न कर लो, बाकी तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स बोले तो आपके मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन आपके बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया में हमारे पास क्या है बेटा, बैक्टीरिया में हमारे पास है कि इसके अंदर ये बहुत ही सिंपल होते हैं। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, ये नीट की आई हुई लाइन है, देखो ऐसी बेसिक से लाइन, कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो है बहुत सिंपल, ठीक है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वही है कि ये कुछ ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक, कुछ कीमो ऑटोट्रॉपिक, कुछ हेटेरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। इसी को बोलते हैं कि इनकी मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इनका बॉडी बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया आपकी ऑटोट्रॉपिक होती हैं, मतलब जो अपना खाना बनाती हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में अब तुम्हारा केमिकल हो सकता है, या फिर आप उठा लो नेचर से लाइट की हेल्प लेके और फोटोट्रॉपिक बन जाओ। कुछ कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, या तो वो डेड ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं जिसको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं, जिसको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा सा क्लासिफिकेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं कि हमारी जो बैक्टीरिया होती है वो एक होता है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, एक हमारे पास होती है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफिल्स, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स। व्हाट इज एक्सट्रीमोफिल्स, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन से इसको बड़ा प्यार होता है, फिल्स मतलब लविंग, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे, इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि इनकी जान जल्दी जाती नहीं है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में तुम उनको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में डाल दो, कोई गम नहीं है। इनको आप हाई एसिडिक कंडीशन और टेम्परेचर में डाल दो, देखो थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन में इनको डाल दो, कोई गम नहीं है, ठीक है। मिथेनोजेन, हाई मिथेनोजेनिक कंडीशन में, ठीक है, ये मिथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, मिथेन ये खुद से बनाते हैं। बायोगैस जो बनती है ना इन्हीं बैक्टीरिया से बनती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जानवर के गट में, फाउंड इन गट ऑफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके घास खाते हैं, रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास क्या आ जाते हैं, अब आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमारे पास आता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाए। कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मतलब जो लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद से बनाते हैं। एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जो अपना केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप में हमारे पास दो आ जाते हैं, पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक। पैरासाइट हमारे लाइव ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, फीड ऑन लाइव ऑर्गेनिजम्स। सेप्रोफाइटिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑर्गेनिज्म। डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट इसको ले लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्कीबैक्टर के बारे में पढ़ने में। आर्कीबैक्टर हमने आपको क्या बोला, ये हार्श कंडीशन में रह लेते हैं, हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी नीट का हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई आर्कीबैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन एंड यू बैक्टीरिया कांट, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जो कि तुम्हारे में डिटेल है नहीं कैसे सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मिथेनोजेंस हम आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा कि ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, बेसिकली जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, काउस बफेलो, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और जो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जब घास खा के वो डंग निकालते हैं, जिसको गोबर बोलते हो, उन्हीं के अंदर ये बैक्टीरिया होती हैं। इसी वजह से काउ डंग से बायोगैस बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं और उनसे फिर अल्टीमेटली मीथेन बनता है। मिथेलित इन्फ्लेमेबल होता है। हम लोग का जो सिलेंडर गैस आता है उसमें मीथेन ही होती है, उसी वही जो स्मेल होती है, ठीक है। आ जाती है यू बैक्टीरिया में।
यू बैक्टीरिया हमारा, इसको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। इनकी सेल वॉल जो होती है बहुत रिजिड होती है और इनके अंदर मोटा फ्लैजेला भी होता है। ये देखो ऐसे बैक्टीरिया, ये ऐसे फ्लैजेला होता है। कभी कभी एक एक करके दोनों साइड पे होता है, कभी कभी पूरी बॉडी पे होता है, कभी कभी सिर्फ दो दो चार चार ऊपर नीचे दोनों हेड पे होता है। बट आपका जो बहुत पुराना सिलेबस था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला भी हमें पढ़ना था, बट अभी है नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। बहुत 2005 के पहले के आप नीट की प्योरिटीज निकालोगे तो आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट वो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आ गए आगे में कि यू बैक्टीरिया में हमारे क्या आते हैं। सबसे पहला हमने क्या बोला था, यू बैक्टीरिया हमारे पास एक फोटोसिंथेटिक हो सकता है, एक हमारे पास आपका कीमोसिंथेटिक हो सकता है। तो फोटोसिंथेटिक में हमारे पास आएगी साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो हाइयर प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, इनका नाम देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते थे, तो सारे साइंटिस्ट को लगा कि ये तो एल्गी है। बट बाद में जब अच्छे से उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा गया तो पता चला कि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है यू बैक्टीरिया से मिलता है। तो आज के दिन में ये साइनोबैक्टीरिया हो गए हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो एल्गी हैं यूनिसेलर हो सकती है, मतलब सिंगल सेल की हो सकती हैं, या फिर कोलोनियल हो सकती हैं। कोलोनियल ये चेन में है, बट ये देखो यहाँ पे भी कॉलोनी में तुमको मिल जाएंगे, अदरवाइज ये ऐसे होती है। तुम्हारे वॉलवर्क्स का डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में, ऐसे, ठीक है। तो दो चार एक साथ रहती हैं। फिलामेंटस, ये देखो लंबे लंबे धागे जैसे, उनको फिलामेंटस बोल देते हैं। ये मैरीन में भी रह सकते हैं या फिर जमीन में भी रह सकते हैं, बट जहाँ पे हल्का सा पानी का कंडीशन हो, ठीक है। और कॉलोनी के ऊपर जो होती है जेलेटिनस शीट होती है। तुम एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखोगे, वॉलवर्क्स बना हुआ है, उसमें बहुत अच्छा सा शीट बना हुआ है। क्यों? जेलेटिनस शीट की वजह से इनकी बॉडी का पानी बाहर नहीं निकलता है, इनको डेसिकेशन से बचाता है, मतलब इन शॉर्ट इनकी प्रोटेक्शन करता है। और सारे के सारे बैक्टीरिया जो उनके अंदर होते हैं कॉलोनी के अंदर बाइंड करके उनको रखने में हेल्प आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने यही आपको बोला गया, कुछ कुछ जो होते हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल हमारी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाबेना है, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबेना हमारी बैक्टीरिया होती हैं। अब देखो, इन बैक्टीरिया की बड़ी खास सी चीज़ होती है, ठीक है। ये देखो बहुत बेहतरीन सा, ये नॉर्मल इनकी पूरी बॉडी है, ये देखो वेजिटेटिव सेल है, ये देखो वेजिटेटिव सेल है, ये देखो कुछ कुछ सेल मॉडिफाई होकर देखो हेट्रोसिस्ट बना देती हैं, ठीक है। और जैसे सपोज ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बोलते ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इन्हीं में से कुछ जो सेल्स होती हैं वो स्पेशल इनके ऊपर सेल वॉल आ जाती हैं और वो हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। हेट्रोसिस्ट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। नाउ व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉन्सेप्ट? क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल सा है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा नाइट्रोजन बहुत सारी है, बहुत परसेंटेज आपको पता है, मेजर गैस ही अपनी ही है, लेकिन नाइट्रोजन के अंदर आपको पता है N2 गैस हैव ट्रिपल बॉन्ड। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, NPK, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, नाइट्रोजन हर प्लांट को चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन को वो जो ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में है डायरेक्ट N2 गैस उस फॉर्म में ले नहीं सकते, उनके औकात के बाहर, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उनको चाहिए कि कोई नाइट्रोजन को फॉर्म चेंज कर दे, जैसे अमोनिया का फॉर्म डाल दे, NH3 NH4 के फॉर्म में डाल दे, तो जिसकी वजह से फिर उसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू इट्स अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसको फिक्स किया जा रहा है, मतलब कि पहले प्लांट के प्रोस्पेक्ट से देखो तो पहले खराब वाला नाइट्रोजन था क्योंकि उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो जब उसका फॉर्म चेंज हो गया अब वो फिक्स हो गया, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? वो प्लांट्स खुद नहीं कर सकते, वो हमारी यही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही कर पाती हैं। तो इसी वजह से इनका खेत में अगर आप इनको डाल दो, इन बैक्टीरिया को ग्रो करा दो, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे कौन कराते हैं? नॉस्टॉक एनाबेना, जो कि हमारी यू बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अब आता है सवाल कि मैम क्यों ऐसा इनके पास क्या होता है जो नॉर्मल प्लांट्स के पास नहीं होता? क्यों प्लांट्स नहीं करा सकते हैं? क्योंकि इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, जिस एंजाइम की वजह से होता है, वो अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो काम करना बंद कर जाता है। उसको है कि नहीं, मेरे को दुश्मनी है ऑक्सीजन से, मैं नहीं वर्क करूंगा। तो नॉर्मल प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं होता जहां पे ऑक्सीजन पास ना कर पाए, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होती है, ये एक ऐसी सेल बना देती है हेट्रोसिस्ट करके, जिसकी वॉल इम्परवियस होती है टू ऑक्सीजन, तो वहां पे वो एंजाइम वर्क कर जाता है, तो नाइट्रोजन को उठा के अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में उठा के कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिक अबाउट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच इज नॉस्टॉक एनाबेना, दैट दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन। Why they can fix the nitrogen? What specific structure they have? They have heterosis. तो with the help of the heterosis, they can fix nitrogen. क्या किसी बैक्टीरिया में अगर हेट्रोसिस नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा? नहीं,
ठीक है। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया के अलावा कोई और कर सकता है? नहीं। क्या प्लांट्स बिना नाइट्रोजन को फिक्स किए यूटिलाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या वो बिना नाइट्रोजन के सर्वाइव कर सकते हैं? आंसर इज नो। सो अगर आप देखा जाए पूरी धरती ही पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो इट्स द गुड पार्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, उनको उठा के ब्रेक डाउन करके एटीपी बना के फिर अपना खाना पीना बना लेते हैं। मतलब ये आपकी जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बड़ा फायदा भी होता है क्योंकि ये उन केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके जैसे अभी देखो एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो उसको उनका फॉर्म चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट्स इसमें सब में, ठीक है, और उनको फिर प्लांट यूटिलाइज करते हैं। तो अब देखो एक प्रॉब्लम आ सकती है, भाई जितनी भी नाइट्रोजन गैस है आफ्टर पॉइंट सारी की सारी इसी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर तो खत्म ही हो जाएगी ना नाइट्रोजन गैस। तो उसी वजह से ये सारे बड़े मस्त चीज़ हैं, जैसे मान लो पेड़ वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, जहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रेट्स हैं, यूटिलाइजेशन उनका नहीं हो रहा है, ये उनको फिर से ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन गैस और उनके जो भी उनके कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल है उनको उठा के कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा अभी ये देखो यही आपको बोला गया है, इस तरीके से रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो जिसकी वजह से उनकी रिसाइकलिंग हो रही है, मतलब बड़े बड़े कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे कर रहे हैं, क्योंकि हमें छोटे भी तो चाहिए ना नेचर में रहने के लिए। तो वही है कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे हैं और वो उनको अल्टीमेटली कन्वर्जन कर रहे हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल बैलेंस है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड पार्ट। अब आ गए हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। ये नीट का रिपीटेटिव क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, ठीक है। ये मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, ये भी नीट में आया है कि बैक्टीरिया आर मेनली, ये आई थिंक एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। यही जो बैक्टीरिया होते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जो दही वही बनाते हैं ना हम लोग, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह हो गया, सब इसी में है, जिससे दही बनाते हो। विच इज लैब, यही सब है जो यूज होते हैं, ठीक है। सो यही है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये हमारे ह्यूमन अफेयर्स मतलब कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें बहुत हेल्प करते हैं, दही बनाने में हेल्प कर दिए, एंटीबायोटिक में हेल्प कर दिए, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये भी हेल्प करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी। और मतलब बैक्टीरिया ही हमारी हेल्प करती है। कुछ पैथोजन आपकी बीमारी भी कॉज कर देते हैं, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। तो ये तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर तुम्हें यूज ऑफ बैक्टीरिया पूछा जाएगा तुम्हारे 2 मार्क्स में आ सकता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, ठीक है। तो बस यू बैक्टीरिया हमारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और यही हमारी चीज़ें होती हैं। अब हम आ जाते हैं किंगडम मोनेरा के रिप्रोडक्शन पे। जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली फिजन से होता है, ठीक है। ये भी आता है कि मेनली किससे होता है। फिजन इज बेसिकली क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये देखो 2 में टूट जा रही है, 2 अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे, हो गया फिजन, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। स्पोर इज बेसिकली व्हाट दे डू, ये मान लो बैक्टीरिया, ये अपने ऊपर ऐसे 3 कवरिंग बना लेंगे, सिस्ट जिसको बोलेंगे, नॉर्मल स्पोर फॉर्मेशन। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये रैप्चर हो जाते हैं और ये जो अंदर का बैक्टीरिया होता है यही स्पोर के फॉर्म में निकल के फिर अल्टीमेटली नए बैक्टीरिया में जर्मिनेट हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन को बहुत बार, स्पोर का इनका जो नेम होता है उसका नेम होता है एंडोस्पोर। इनका स्पोर बहुत मस्त होता है, मतलब उसको तुम हाई टेम्परेचर में उठा के डाल दो कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही टॉलरेंस अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो बल्कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन मेथड मानना ही चाहिए, क्योंकि एक बैक्टीरिया से ना एक ही बैक्टीरिया बाद में बनता है और जनरल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको इसी के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे फिजन है, ये एक बैक्टीरिया है, डिवाइड करेंगे 2 बना देगा, बट एंडोस्पोर फॉर्मेशन में ऐसा नहीं है, एक बैक्टीरिया है अपने ऊपर एक कवरिंग बनाएगा, बाद में जो फेवरेबल कंडीशन है इससे तुम एक ही बैक्टीरिया बना सकते हो। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर, बैक्टीरिया से, कभी कभी ये बैक्टीरिया है, ये दूसरी बैक्टीरिया है, ये आपस में एक सेक्स ब्रिज बना के जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। कभी कभी वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल आता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाल दिया गया, बट दिस इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जो है वो है, ठीक है। अब हम आते हैं बैक्टीरिया के अंदर एक आ जाता है बेटा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। देखो बैक्टीरिया के मोनेरा के अंदर बाकी जो भी हैं सबके अंदर सेल वॉल है, बट इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इनको स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं और ये बहुत पैथोजन होते हैं एंड दे कैन चेंज द शेप, तो इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है।
ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा, आप माइकोप्लाज्मा बोलोगे या फिर पीपीएलओ बोलोगे, जो इन्हीं का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। ये आगे हम प्रोटिस्टा पे। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है प्रोटिस्टा। तो देखो प्रोटिस्टा के अंदर हमारे सिंगल सेल्ड आते हैं बट यूकैरियोट आते हैं, सिंगल सेल्ड आते हैं बट यूकैरियोट आते हैं। मोनेरा के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, तो गिव मी अ सेकंड प्लीज। मोनेरा के अंदर मोनेरा के अंदर सॉरी प्रोटिस्टा के अंदर, सो सॉरी बच्चों, एक्चुअली आई हैव अनदर सेशन सो आई हैव टू चेक द टाइम। सो प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, और मोनेरा के अंदर हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बट दोनों में आएंगे यूनिसेलुलर ही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगर यूकैरियोट का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोट, है ना। यूकैरियोट है मतलब उसके न्यूक्लियस के ऊपर बाउंड्री होगी, और मतलब वहां पे आपका क्या होगा, उनके ऑर्गेनेली के ऊपर भी आपकी बाउंड्री होगी। ठीक है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। कुछ के पास फ्लैजेला होते हैं, कुछ के पास सीलिया होता है, जैसे पैरामीशियम इन्हीं के अंदर आता है। पैरामीशियम के पास देखो सीलिया होता है, ये देखो। ठीक है, बाकी बहुत के पास फ्लैजेला होता है। ये देखो, ये स्यूडोपोडिया वाला हो गया है, अमीबा ये। ठीक है, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये मेनली हमारे एक्वाटिक होते हैं। ओके, और इनमें इनके कुछ ऐसे फीचर होते हैं ना कि देख के तुमको लगेगा कि इसके अंदर प्लांट के फीचर भी हैं, फंजाई के फीचर भी हैं, एनिमल के फीचर भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लिंक है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वो तीनों के फीचर हैं, तो दे कनेक्ट विद ईच किंगडम। ठीक है, और इनमें कोई प्रोटिस्टा के कुछ कुछ ऐसे मेंबर हैं कि आपको एक क्लियर कट लाइन दिखेगी नहीं। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके क्लियर कट फीचर नहीं है, एकदम मिक्सअप है सबका, वो प्रोटिस्टा होगा आपका। दे डोंट हैव अ क्लियर कट लाइन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, दोनों चीजें इनकी हैं। ठीक है, अब हम आगे में हमारे पास क्या हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास क्राइसोफाइट्स आते हैं, डिनोफ्लेजेल्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, जिसमें से ये हमारा पैरासाइटिक होता है, ये हमारे सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब बेसिकली दोनों हेटेरोट्रॉपिक हैं, और ये हमारे तीनों ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब देखो क्राइसोफाइट्स में हमें क्या बोला गया कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैरीन एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिवली, मतलब खुद की इनकी कोई एनर्जी, खुद का इनका कुछ एफर्ट नहीं लगाते, जिधर पानी जा रहा है उधर चले जाते हैं। दे आर नॉट एक्टिवली, मतलब दे आर स्पेंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेटिक तुमको मिलेगा। ये डायटम्स और गोल्डन एल्गी इनको बोला जाता है। डायटम्स और डेस्मिड्स बहुत सुंदर से लगते हैं, इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ठीक है, और जो है लिख लो, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम आगे है नहीं है, चलो लिख लो, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम बहुत सुंदर लगते हैं। ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनके पास क्या हो गया, इनकी जो सेल वॉल है, इनका बॉडी ऐसे होता है, ये ऐसे, जैसे सोप बॉक्स देखा है ना, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, ऐसे इनकी बॉडी होती है। कोई भी बॉक्स देख लो या डिब्बा देख लो, वैसे ही इनकी बॉडी होती है। नथिंग टू शो, ओके, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। सोप बॉक्स देखा ही होगा, एक डिब्बा एक ढक्कन, दोनों परफेक्टली फिट होते हैं, ऐसे करके होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, सिलिका की होती है, जिसकी ये देखो लिखा हो फॉर्मिंग टू ओवरलैपिंग शेल, ऐसे होती है, ऐसे, ये समझ लो आधा बॉडी हो गया डायटम का, ये ऊपर वाला, ऐसे दोनों दोनों फिट हो जाते हैं। इनके सेल वॉल में सिलिका होते हैं, तो जिसकी वजह से जब ऑर्गेनिज्म जब तक जिंदा है तब तक फ्लोट कर रहा है, जब मर गया तो अंदर का ऑर्गेनिज्म तो मर गया, तो ऊपर की सेल वॉल हार्ड होती है, वो डिग्रेड नहीं होती है, तो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं नीचे। तो धीरे धीरे सालों हज़ारों साल में, 200,000 500,000 साल में धीरे धीरे समुद्र के नीचे बहुत सारी सिलिका तुमको मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर सिलिका थे, अब इकट्ठे समुद्र के नीचे तुमको मिल रहे हैं सिलिका का। तो सिलिका कैसे पूरा ढेर लग जाता है, इससे चट्टान सी बन जाती है, उसको डायटोमेशियस अर्थ बोली जाती है। ठीक है, वो बड़े काम की होती है हमारी। ठीक है, और ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर बोले जाते हैं। प्रोड्यूसर वही होते हैं ना जो खाना बनाए, एनर्जी बनाए, वही है। तो ये बोला कि जो सिलिका वॉल होती है इनकी, जो सिलिका वॉल होती है इनकी, वही आपकी क्या होती है अल्टीमेटली बिलियन ईयर्स बाद उसके नीचे आपकी सी के नीचे डायटोमेशियस अर्थ बना लेती है, और ये बड़ी काम की होती है। पॉलिशिंग में यूज़ होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑलिव में यूज़ होती है, सीरप्स में यूज़ होती है। ये फंक्शन बहुत पूछा जाता है। डायटोमेशियस अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो, ये हैं ऐसे, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं।
बहुत सुंदर दिखते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डीनोफ्लैजलेट्स। डीनोफ्लैजलेट्स बड़ा मस्त है, ये मेनली मैरीन होते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक हो। देखो अभी तक अपने को फोटोसिंथेटिक ही मिल रहे हैं, ठीक है। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, डिपेंडिंग ऑन इनके अंदर मेन पिगमेंट क्या है, इनका कलर का वेरिएशन थोड़ा सा चेंज होता है। इनकी भी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। देखो डायटम्स की भी सेलुलोजिक सेल वॉल है, बट सिलिका उसमें एक्स्ट्रा है, इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल है, इसमें कोई सिलिका वगैरह नहीं है, ठीक है। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, जैसे सपोज ये इनकी बॉडी है, तो एक फ्लैजेला इनका ये ऐसे होता है ना, एक फ्लैजेला इनका ऐसे होता है, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों में इनका फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो वही आपको बोला गया कि एक इनका दो फ्लैजेला एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में होता है, और जैसे मान लो ये इनका देखो फरो प्लेट है, ये एक यहाँ पे हो जाएगा, एक ये इधर में ऐसे हो जाएगा, ये देखो फरो प्लेट, बीच में खड्डा दिख रहा है, फरो मतलब खड्डा, प्लेट इज बेसिकली इनके बाहर की कवरिंग, ठीक है। अब देखो ये रेड डीनोफ्लैजलेट्स होते हैं, और गोनाइकोकैलिक्स जो होता है वो जहाँ पे ग्रो होता है ना, वो रेड कलर का पिगमेंट सीक्रेट करता है, तो रेड कलर का दिखता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है कि बाप रे खून है पूरा। तो एक रेड टाइड होती है ना, वही आपकी क्या होती है, इन्हीं की वजह से होती है। तो रेड टाइड किसकी वजह से, गोनाइकोकैलिक्स की वजह से होती है, ठीक है। ये कभी कभी इतने केमिकल रिलीज करते हैं जो मैरीन एनिमल्स होते हैं पूरे मर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, डीनो से याद रखना ये डायन है, तो इसी में रेड टाइड्स इसी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, गोनाइकोकैलिक्स की वजह से। और नेक्स्ट आ गया यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड हमारा क्या है, ये आपका पानी में होता है, बट स्टेगनेंट वाटर में होता है। स्टेगनेंट वाटर बोले तो जहाँ पे पानी टिका हुआ है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रोटिस्टा ये ऐसा जिसके पास सेल वॉल नहीं है। अगर तुम्हें हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग याद हो, वहाँ पे हमने लिखा था कि सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। देखो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। इनके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, पेलिकल। तो जब बाहर सेल वॉल नहीं तो हार्ड और रिजिड इनकी बॉडी होती है, बल्कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो इनका याद रखना, नोरा फतेही है ये यूग्लिनो को, ठीक है। बहुत सुंदर से दिखते हैं, तुम देखोगे ऐसे से मूव करते हैं ये, और इनके ऊपर ये ऐसे इनका फ्लैजेला होता है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसे फ्लैजेला होता है, ठीक है। और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि ये आपके जब तक सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे सनलाइट गई ये किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको बोला जाता है कि मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक है, मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, कभी ऑटोट्रॉपिक कभी हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। यही और कोई होता नहीं है, ठीक है। इनके जो पिगमेंट होते हैं एकदम एग्जैक्टली सेम होते हैं हायर प्लांट के तरीके से। तो देखो इनके अंदर अगर आप देखो एग्जाम्पल इनका यूग्लिना, तो इनके अंदर सारे फीचर है। एनिमल लाइक फीचर इनके अंदर कौन सा हो गया, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल लाइक फीचर इनके अंदर कौन सा हो गया, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, है ना। प्लांट लाइक फीचर इनके अंदर क्या हो गया कि फोटोसिंथेटिक हो गए और पिगमेंट्स इनके अंदर सेम हो गया हायर प्लांट के तरीके से। तो इनके अंदर तुम देखोगे तो तुमको एनिमल लाइक भी दिखेंगे और प्लांट लाइक फीचर भी दिखेंगे। तो ये एक देख रहे हो, इनके अंदर कोई क्लियर कट मार्जिन नहीं होती, एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोटिस्टा बोले तो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड हमारे क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। देखो अभी तक जो हमारे पास तीनों थे वो ऑटोट्रॉपिक थे, ठीक है। यूग्लिना भले ही आपका जब उसके पास कमी है तो हेटरोट्रॉपिक बदल रहा है, बट वो मेनली ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी सपोज ये इनकी बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जनरली गीली लकड़ी वगैरह पे ग्रो होते हैं। मान लो ये लकड़ी का ये पेड़ है, गिर गया लकड़ी का पेड़ मतलब पेड़ है, मान लो ऐसे गिर गया पेड़, अब पेड़ ऐसे जमीन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पत्तियाँ होंगी, कुछ तो होगा ना, पत्तियाँ होती हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस निकली होती है टूटी फूटी। तो मान लो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है ये, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है ये, तो ये उनको खाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, खाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, खाता जाएगा। इसकी पूरी बॉडी ऐसे इन्हीं ट्विग के ऊपर ऐसे ओवरऑल से फैलती जाती है, जितना खाता जाता है उतना बढ़ता जाता है। समझ रहे हो, वो स्ट्रेंजर थिंग्स में जैसे था कि खाओ बड़े हो जाओ, खाओ बड़े हो जाओ, वैसी इनकी कहानी था। ये आपको लिखा है देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को इंगल्फ करते जाते हैं। ट्विग, ट्विग मतलब जो पत्ती लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े वो, और उनकी बॉडी उसी से मूव करती है। मूव अलोंग मतलब बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है। जब सुटेबल कंडीशन होता है तब तो इनकी बॉडी कुछ ऐसे दिखती है, ये ऐसे न्यूक्लियस है, ये इसको सीनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है, ये आपका जब ये फेवरेबल कंडीशन में है तब, ठीक है। ये पूरा कई फीट तक ऐसे हो सकता है, बड़े से येलो से, ये देखो ये आपकी इस वक्त इनकी ये प्लाज्मोडियम कंडीशन है, ऐसे पेड़ के ऊपर देखा होगा येलो येलो, ठीक है। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल वगैरह नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ऐसे बना लेते हैं ये अपनी बॉडी फंजाई के तरीके से, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर स्पोर्स बना लेते हैं यहीं पे,
ठीक है, इसी के अंदर ये सालों साल रहते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये स्पोर्स आपके फटते हैं और जहां पे निकलते हैं वहां पे फिर ग्रो हो जाते हैं फिर से प्लाज्मोडियम। तो मतलब इनका इस और इस फॉर्म में इनका कंडीशन वेरी कर रहा होता है। ये देखो, ये फंजाई की तरह लग रहे हैं, दिस इज फंजाई लाइक फीचर, दिस इज एनिमल लाइक फीचर, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। और इनके जो स्पोर हैं, स्पोर को तुम देखोगे वो मैच करते हैं हाइयर प्लांट से, उनकी जो सेल वॉल है, तो वो एक प्लांट लाइक फीचर भी हो गया। तो देख रहे हो, फंजाई लाइक फीचर फ्रूटिंग बॉडी बनाना, एनिमल लाइक फीचर हैविंग नो सेल वॉल एट प्लाज्मोडियम स्टेज, प्लांट लाइक फीचर कि उनके जो सेल वॉल हैं वो मैच कर रहे हैं प्लांट से। ये देखो, जो स्पोर्स बोले गए हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं हायर कलन से। तो स्पोर्स आपके क्या होते हैं, लाइक हायर प्लांट, थिक सेल वॉल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये देखो फ्रूटिंग बॉडी कितनी सुंदर दिख रही है, लॉलीपॉप दिख रहा है, निकाल के खा जाओ। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटोजोन्स पे। प्रोटोजोन्स में हमारे पास क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 ग्रुप है। एक हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है, हमारे पास सीडेटेड प्रोटोजोन्स है, हमारे पास स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स है। सिर्फ इसमें डिपेंड है, प्रिमिटिव ऑफ एनिमल्स इन्हीं को बोला जाता है, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं यही हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ हमने इनका ग्रुपिंग से इस बेसिस पे किया है कि इनके पास मूविंग स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर इनके पास स्यूडोपोडिया है तो उनको अमीबॉइड बोल देंगे, अगर इनके पास फ्लैजिला है तो उनको हम फ्लैजिलेटेड बोल देंगे, अगर इनके पास आपका सीलिया है तो सीलिएटेड बोल देंगे, अगर इनके पास स्पोर्स है तो इनको हम स्पोरोजोइड्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे अमीबॉइड में क्या है, ये फ्रेश वाटर में अमीबा आपको पता ही रहता है। ठीक है, इनके पास स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फिट जिसको बोलते हैं, ये इसी से अपने खाने को इंगल्फ करते हैं, तो लोग बचपन में पढ़ के आए हो। ठीक है, सिलिका शेल इनके अंदर होती है और ये बीमारी भी कॉज करते हैं, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, फ्लैजिलेटेड में हमारे पास क्या होते हैं, ये जनरली पैरासाइटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, जैसे ट्रिप्नोसोमा हो गया जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है, टिसिटिसिफ्लाई हो गया। ठीक है, टिसिटिसिफ्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास सीलिएटेड आ गया। सीलिएटेड में पैरामीशियम, उल्टी चप्पल तुमने 9-10 में बहुत बनाई होगी। इनके पूरी बॉडी पे सीलिया होते हैं और ये इनके पास एक कैविटी होती है, गलेट। ये मान लो यहाँ पे खाना है, मूव कर करके इसको अल्टीमेटली यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैरामीशियम हो गया। तो सीलिया से मूव करते हैं और गलेट में होके चले जाते हैं। ठीक है, बस इसमें याद रखना है। स्पोरोजोन्स हमारे पास क्या है, ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते हैं जो अल्टीमेटली, देखो यहाँ पे भी एक प्लाज्मोडियम है। देखो अभी एक प्लाज्मोडियम तुमने पढ़ा, टाइप ऑफ प्रोटिस्टा, बट ये प्लाज्मोडियम दूसरा है, ये प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नेम है, ये एक्चुअली साइंटिफिक वे में लिखा होना चाहिए, इसके नीचे अंडरलाइन होगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है। ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड का फॉर्म है, इसकी वजह से मलेरिया होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है स्पोर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको बता दें हम, वो है कि अभी ना अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं वन शॉट्स में, तो डिटेल में बेटा डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो शौर्या बैच में 50% ऑफ चल रहा है, जो कि इस बैच पे अभी तक ऑफ आया नहीं है। तो जाओ, निकिता लाइफ कोड लगाओ और आ जाओ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो बच्चों, क्योंकि इस बैच में हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी फुल ईयर सिलेबस बैच है PCMB वाली। ठीक है, 7000 की, अभी तो भाई बहुत प्राइस कम हो गया होगा, अभी तो 50% ऑफ चल रहा है, तो 13-14 हज़ार की है। और इस बैच में क्या है कि अभी ऐसा नहीं कि ये आप पे कर दोगे सिर्फ आपको ये बैच का एक्सेस मिलेगा, नहीं, फिर फुल ईयर का पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज से लेके हर कुछ। ठीक है, तो ज्वाइन करो। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताओ, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन है आपके लिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंट वीडियोस डालने का। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।